नमस्कार। ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप मनोज कुमार चौधरी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि एक वैज्ञानिक या देश के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्र के विकास में उनके अमिट योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 2016 में अंतरिक्ष के DNA अनुक्रम में नासा के पहले अंतरिक्ष यात्री होने वाले एक सूक्ष्म जीवी विज्ञानी केट रूबिन्स तथा रूसी अंतरिक्ष यात्री सेर्गे रिज़्हिकोव और सेर्गी कुद्स्वार्चकोव को लेकर सोयूज MS-17 अंतरिक्ष यान लिफ्ट ऑफ के लगभग 3 घंटे बाद अंतरिक्ष केंद्र पर पहुंचा, जिससे कक्षा की प्रयोगशाला में क्रू की संख्या 5 हो गई। एक अमेरिकी क्रू सदस्य को लेकर उड़ने वाले अंतिम रूसी यान से संबंधित ये अभियान है, जो लंबे समय की निर्भरता की समाप्ति को चिन्हित करता है। ध्यातव्य है कि अमेरिका अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की लागत को कम करने के एक प्रयास के अंतर्गत अपने स्वयं के क्रू भेजने की क्षमता को फिर से शुरू कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक ने कहा कि सह वित्त पोषण चीनी कंपनी सिनोवैक के साथ हुए समझौते में नहीं था तथा जब कंपनी बांग्लादेश की सरकार के पास इस संबंध में आई थी तब धनराशि निवेश करने पर उसने कोई बात नहीं कही। रॉयटर की खबर है कि मंत्री ने कहा कि सिनोवैक सारे व्यय स्वयं करने पर सहमत हुई थी तथा देश को 1.10 लाख निःशुल्क टीके मुहैया कराएगी। कंपनी टीके के उत्पादन के लिए बांग्लादेशी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी को साझा करने पर सहमत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक ने कहा कि बांग्लादेश एस्ट्राजेनेका समेत टीके के विकास में सबसे आगे चल रही कम से कम 5 कंपनियों से बातचीत को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में है। ढाका आधारित डायरिया रोग अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बांग्लादेश ICDDRB के माध्यम से बांग्लादेश को चीनी कंपनी सिनोवैक बायोटेक ने मुख्य रूप से कोविड-19 टीके के तीसरे चरण के परीक्षण का प्रस्ताव किया था। 27 अगस्त को नैदानिक जांच के लिए सरकार ने अंतिम मंजूरी दी थी। इसके बाद इस महीने की शुरुआत में चीन की टीका निर्माता कंपनी ने सह वित्त पोषण का आग्रह किया। कल आर्मेनिया ने अजरबैजान पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने इसकी गैस तथा तेल की पाइपलाइनों पर हमला करने की कोशिश की तथा अजरबैजान की इस हरकत पर जवाबी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी आर्मेनिया ने दी। इस कारण नागोर्नो काराबाख के कॉकेशियन एन्क्लेव में तनाव बढ़े हुए हैं। इस दशक के सबसे बदतर जंग को समाप्त करने के लिए मॉस्को की मध्यस्थता वाले 4 दिन पुराने संघर्ष विराम की असफलता पर चिंता बढ़ रही है। रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु ने नागोर्नो काराबाख पर हाल ही में हुए समझौतों को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए अपने आर्मेनियाई और अजरबैजानी प्रतिपक्षों का आह्वान किया। मॉस्को ने कहा कि इसे वॉशिंगटन के साथ नई सामरिक शस्त्र कटौती संधि को विस्तार देने की संभावना नहीं दिखती है। रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने कल कहा कि इसके बावजूद बातचीत को जारी रखने की देश की योजना है। न्यू स्टार्ट संधि पर 2010 में हस्ताक्षर किया गया था। ये संधि रूस और अमेरिका द्वारा तैनात किए जाने वाले सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करने की बात कहती है। ये संधि अगले वर्ष फरवरी महीने में समाप्त हो रही है। संधि को विस्तार देने की असफलता मॉस्को
तथा वॉशिंगटन के बीच परमाणु हथियारों के संतुलन को बनाए रखने संबंधी मुख्य स्तंभ को गिरा देगी। मानवाधिकारों को बनाए रखने संबंधी खराब रिकॉर्ड के बावजूद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन, रूस तथा क्यूबा के साथ पाकिस्तान को चुने जाने पर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस चयन के लिए मानवाधिकारों की रक्षा करने का काम करने वाले यूएन निकाय की निंदा की है। गत सप्ताह यूरोप, अमेरिका तथा कनाडा के मानवाधिकार समूहों के एक संगठन ने चीन, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरबिया, क्यूबा तथा उज़्बेकिस्तान के चयन का विरोध करने के लिए यूएन के सदस्य राज्यों का आह्वान किया है। इस गठबंधन का कहना है कि इन देशों के मानवाधिकारों के खराब रिकॉर्ड इन्हें इस चयन के लिए अयोग्य बनाते हैं। भारत ने नियर ईस्ट में फिलिस्तीन के शरणार्थियों वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को $1 मिलियन का योगदान किया है। ये सहायता शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, राहत और सामाजिक सेवाओं समेत एजेंसी के कार्यक्रम तथा सेवाओं को समर्थन देगी। रामल्ला में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने कहा कि फिलिस्तीनी हित के लिए भारत का समर्थन राष्ट्र की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। ये फिलिस्तीनी शरणार्थियों को आवश्यक मानवीय सहायता तथा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में UNRWA की गतिविधियों को समर्थन देना जारी रखेगा। 2 वर्षों के सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में दोबारा चुन लिया गया है। बुधवार को ISA के 34 सदस्यों की भागीदारी वाली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी सभा की वर्चुअल बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। ISA के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधि करने के लिए 4 नए उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। मंत्रिमंडल ने राज्यों के लिए शिक्षण, अध्ययन और परिणाम व्यवस्था को मजबूत करने की स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी। ये परियोजना विश्व बैंक समर्थित है। स्टार्स परियोजना में शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए राज्यों को शिक्षा संबंधी परियोजना के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और सुधार की व्यवस्था है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस परियोजना की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए है। स्टार्स परियोजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित नई योजना के रूप में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत लागू किया जाएगा। देश में अब तक रिकॉर्ड 9 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,45,000 से अधिक जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इस साल जनवरी में पुणे में केवल एक प्रयोगशाला में कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन जांच सुविधा बढ़ाकर अब तक 9 करोड़ 90,000 से अधिक जांच की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। देश में कोविड संक्रमण से मुक्त होने की दर 87.05% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 74,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। अब तक 63 लाख से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या निरंतर बढ़ने से देश में कोविड उपचार करा रहे लोगों की संख्या कम करने में मदद मिली है। इस समय कुल संक्रमित लोगों की संख्या के केवल 11.42% मरीज ही उपचार करा रहे हैं। अब 8,26,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। इस बीच देश में आज से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल जाएंगे, लेकिन कंटेनमेंट वाले क्षेत्रों में फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार थिएटरों, सिनेमा हॉलों और मल्टीप्लेक्सों में दर्शकों के बीच पर्याप्त सुरक्षित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इन स्थानों पर भीड़-भाड़ जमा न होने पाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस से तपेदिक महामारी को
खत्म करने की दिशा में हुई प्रगति पर विपरीत असर पड़ेगा। तपेदिक अब भी वैश्विक स्तर पर शीर्ष संक्रामक रोग बना हुआ है। WHO ने कहा, तपेदिक से बुरी तरह जूझ रहे भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अब आम तौर पर मधुमेह और तपेदिक के निदान के संसाधनों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इलाज उपलब्ध होने के बावजूद इस वर्ष तपेदिक के कारण पिछले वर्ष के 14 लाख की तुलना में करीब 2 लाख से 4 लाख के बीच ज्यादा मौतें हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसुस ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हाल के वर्षों में प्राप्त लाभ को कम कर दिया है। उन्होंने कहा, तपेदिक सेवाओं पर महामारी का प्रभाव गंभीर रहा है। WHO द्वारा उच्च तपेदिक वाले राज्यों में 2020 में गिरावट दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अकेले साप्ताहिक और मासिक अधिसूचना के अनुसार मार्च के अंत से लेकर अप्रैल के अंत तक लॉकडाउन के दौरान 50% तक मामलों में कमी दर्ज की गई, लेकिन उसके बाद देश में संक्रमण में तेजी देखी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में कोविड संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 3,78,80,000 को पार कर गई है। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस वैक्सीन की खरीद और वितरण, कोविड परीक्षणों और उपचार में विकासशील देशों की सहायता के लिए $12 अरब मंजूर किए हैं। इसका लक्ष्य 1 अरब लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने में सहायता पहुंचाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सऊदी अरेबिया की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक में भागीदारी की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। नमस्कार। समाचार पत्रों से के 15 अक्टूबर के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। आपके लिए लेकर आई हूं अलग अलग अखबारों की सुर्खियां और संपादकीय लेख। देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने विविध विषयों पर संपादकीय लिखे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश का कहर अखबारों की अहम सुर्खी है। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हैदराबाद में 117 साल बाद अक्टूबर में रिकॉर्ड बारिश। विदा होते मॉनसून में हैदराबाद में 22 सेंटीमीटर वर्षा, कारें बहीं। तेलंगाना में आज भी छुट्टी। लोन मोरेटोरियम के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज माफ करने का फैसला लागू करने में देरी पर आपत्ति जताई। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, सर्दियों में कोरोना से लड़ने की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू की 1 लाख टन ऑक्सीजन के आयात की प्रक्रिया। पंजाब केसरी का कहना है, कोरोना को हराने में विश्व में सबसे आगे भारत, 63 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ और रिकवरी रेट भी सबसे बेहतर, फ्लैट हो रहा वायरस। उधर दैनिक जागरण की सुर्खी है, कोरोना से बचाव के उपाय नहीं माने तो रेलवे भेज देगा जेल। रेलगाड़ियों में भीड़ बढ़ने की संभावना के बीच रेलवे सुरक्षा बल ने जारी किए दिशा निर्देश। एक पंथ दो काज शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, 5 महीने में दोगुनी हुई साइकिलों की बिक्री, सुरक्षित दूरी और सेहत के लिए लोगों में बढ़ी सजगता। कोरोना संकट पर हिंदुस्तान का कहना है, डर के कारण कुछ देशों ने शुरू की खाद्यान्न की जमाखोरी। चीन, पाकिस्तान और ताइवान समेत अनेक देशों ने कई गुना भंडारण किया। खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई पर जनसत्ता की सुर्खी है, थोक मुद्रास्फीति 7 महीने में सबसे ज्यादा। खाद्य वस्तुओं विशेषकर सब्जियों की कीमत में तेजी के कारण हुई वृद्धि। उधर राजस्थान पत्रिका का कहना है, लोगों को रास आई क्रेडिट कार्ड से खरीदारी, ग्रोथ भी बढ़ी। कोरोना काल में जमकर खर्च, हर महीने खर्च में होता रहा इजाफा। नवभारत टाइम्स लिखता है, लोगों को सस्ते किराए पर मिल सकेगा मकान। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कल 2 मॉडल जारी किए।
दैनिक जागरण अपने संपादकीय में IMF का अनुमान शीर्षक से लिखता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के इस आकलन की अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 10% से ज्यादा की गिरावट आ सकती है। इस आकलन को इसके बावजूद अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। ये संतोषजनक अवश्य है कि IMF ने ये भी रेखांकित किया कि अगले साल भारत की विकास दर में तेज उछाल आ सकता है और वो सबसे तेजी से विकास करने वाली उभरती अर्थव्यवस्था होगा। फिर भी इसके लिए कमर तो कसनी ही होगी कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर कैसे लाया जाए। IMF ने इस बारे में कुछ सुझाव देते हुए कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को महामारी जनित संकट से उबारने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक उपायों के साथ ही कुछ संरचनात्मक उपाय भी करने होंगे। कहना कठिन है कि भारत सरकार इन सुझावों पर कितना गौर करेगी, लेकिन इतना तो है ही कि उसे ऐसे कुछ कदम उठाने होंगे जिनसे अर्थव्यवस्था की मुश्किलें वास्तव में दूर हों। ये सही है कि बीते कुछ महीनों में सरकार के साथ साथ रिजर्व बैंक की ओर से भी अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी बात बनती नहीं दिख रही है। बीते दिनों वित्त मंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों को अपने लीव ट्रैवल कंसेशन अर्थात LTC की रकम से ऐसी वस्तुओं की टैक्स रहित खरीद की सुविधा देने वाली एक योजना की घोषणा की जिन पर 12% या इससे ज्यादा का GST हो। इसके अलावा उन्होंने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपए के एडवांस के साथ रुपे कार्ड देने की भी घोषणा की। ये उपाय कारगर हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। उचित ये होगा कि सरकार उन उपायों पर ज्यादा ध्यान दे जो उद्योग धंधों को बल देने के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम करें। उचित ये होगा कि सरकार ऐसे पुख्ता उपायों के साथ सामने आए जिनसे रियल एस्टेट सरीखे रोजगार बढ़ाने वाले सेक्टरों की सुस्ती दूर हो। अगर रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आ सके तो ये अन्य सेक्टरों को भी बल प्रदान करने का और साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने का एक अच्छा मौका होगा और ये सबसे अधिक सहायक होगा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है विकास की प्रेरणा। हिंदुस्तान लिखता है, भारत में विकास की रफ्तार अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही, जिसका नतीजा है दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में विगत वर्षों से मजबूती से उभर रहा बांग्लादेश अब प्रति व्यक्ति आय में हमसे आगे हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाया गया ये अनुमान जितनी बड़ी खुशखबरी है, उतनी ही बड़ी प्रेरणा भी। अपने विकास में सतत लगा हुआ एक पड़ोसी भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वो दक्षिण एशिया में आकर्षण का नया केंद्र है। भारत को न सिर्फ पड़ोसी बांग्लादेश की हर संभव मदद करनी चाहिए, बल्कि इससे सीखना भी चाहिए। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसका विकास सबके लिए जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर -10.3 रहेगी, पर 2021 में भारत 8.8% की विकास दर के साथ वापसी करेगा। कोरोना की वजह से आशंका जताई जा रही थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को उबरने में 2-3 साल लग जाएंगे, मगर भारत में जल्दी ही सकारात्मक दर की वापसी हो रही है। वैसे विकास की ऐसी वापसी से अभिभूत होने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। कोशिश ये करनी चाहिए कि कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई हम एक ही साल में कर लें। 8.8% की विकास दर मामूली नहीं होती। इसके साथ भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक हो जाएगा। हालांकि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं ताकि अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द पटरी पर लौट आए। जिन आर्थिक मोर्चों पर भारत को नुकसान हो रहा है, वहां प्राथमिकता से ध्यान देने की जरूरत है। वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति के साथ ही मूलभूत ढांचे पर ध्यान देने के लिए खुद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इशारा किया है। जिस तरह से बांग्लादेश ने अपने यहाँ व्यापार को आसान बनाया है, ठीक उसी तरह से भारत को भी अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं संकट में हैं, पर भारत से उम्मीदें ज्यादा हैं। अगले साल चीन की अनुमानित विकास दर 8.2% से ज्यादा रहेगी,
पर उससे ज्यादा विकास दर भारत की रहेगी। अभी आप सुन रहे थे समाचार पत्रों से नीलम मलकानिया से, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए थे अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियां और संपादकीय लेख। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। सामयिक वार्ता में विषय है आज, भारत में अब शीघ्र होगा बौद्ध तीर्थ पथ का विकास। आलेख है रतन साल्दी का और वाचक स्वर मुनीश शर्मा का। इसी साल 24 जून को भारत सरकार ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दे दिया था। उत्तर प्रदेश में स्थित यह हवाई अड्डा भारत और नेपाल के कई बौद्ध तीर्थ स्थलों के निकट है। इससे दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के उन पर्यटकों को बौद्ध स्थलों तक सीधी पहुंच मिलेगी जो भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों के दर्शन की आशा रखते हैं। कुशीनगर स्वयं एक महत्वपूर्ण स्थल है, चूंकि 483 ईसा पूर्व में यहीं भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यहाँ हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई 3200 मीटर है, जहाँ छोटे और बड़े दोनों तरह के विमान उतर सकते हैं और गंतव्य के लिए उड़ान भर सकते हैं। इस हवाई अड्डे को आधुनिक स्वरूप देने के अन्य कार्य भी अब पूरे होने के करीब हैं। जैसे ही अन्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू होती हैं और कोविड-19 की बंदिशों में ढील मिलती है, यहाँ से उड़ानें अन्य देशों को जाएंगी। कुशीनगर एक बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आवाजाही के साथ साथ पूरे क्षेत्र का समेकित विकास हो सकेगा। कुशीनगर हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण तो होगा ही, 1010 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना भी चालू है, जिसके तहत बनी सड़कें बिहार और उत्तर प्रदेश के बौद्ध स्थलों को कुशीनगर से जोड़ेंगी, ताकि तीर्थयात्रियों को आवागमन की सुविधा मिले। वर्ष के अंत तक ये परियोजना पूरी हो जाएगी, ऐसी आशा है। IRCTC ने पिछले साल बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन की शुरुआत की थी। ये रेलगाड़ी पर्यटकों को एक ऐसा पैकेज देती है जिसके तहत गोरखपुर के बाद उन्हें बस के जरिए भगवान बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी तक ले जाया जाता है और उन्हें वातानुकूलित बस की सुविधा मिलती है। बिहार स्थित बोधगया में भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। वाराणसी के निकट सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। नालंदा और राजगीर में उन्होंने निवास किया और शिक्षाएं दी, और फिर कुशीनगर में अपना शरीर त्यागा। इन सभी महत्वपूर्ण स्थलों तक यात्री वातानुकूलित ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश स्थित सांची में एक ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप है, जहां भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे हैं और उनके संरक्षण एवं विकास का काम भी जारी है। ये माना जाता है कि 3री सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। बौद्ध तीर्थयात्री यहाँ के साथ साथ नेपाल और लुम्बिनी भी जाते हैं। जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से काफ़ी बौद्ध तीर्थयात्री हर साल यहाँ आते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की सुविधा के लिए दुनिया की कई भाषाओं में दिशा निर्देश बोर्ड्स पर लिखकर लगा दिए गए हैं। मुख्य भूमि चीन के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया से बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद को देखते हुए चीनी, मंदारिन, थाई और जापानी भाषाओं में ये बोर्ड लगाए गए हैं। इन्हें खास तौर पर सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती में लगाया गया है। श्रीलंका से सबसे ज्यादा तीर्थयात्री सांची आते हैं, इसलिए वहां श्रीलंकाई भाषा सिंहला में भी बोर्ड लगा दिए गए हैं। भारत ने बौद्ध धर्म श्रीलंका और फिर अन्य देशों में पहुंचाया और इसकी वजह से अन्य देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक रिश्ते विकसित होते गए। नई दिल्ली में पिछली बार अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संगोष्ठी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि भारत से बौद्ध धर्म का प्रसार वैश्वीकरण का एक प्रारंभिक स्वरूप ही था। 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हमारे समुद्री पड़ोसी आसियान देशों के साथ संपर्क और आध्यात्मिक संबंध कायम करने में बौद्ध धर्म का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा था कि हजारों साल से बौद्ध संस्कृति के साथ इन देशों के साथ हमारे रिश्ते कायम हैं। हालांकि भारत बौद्ध धर्म का घर है, तो भी अभी विश्व भर के बौद्धों की कम ही संख्या यहाँ तक आ पाती थी। लेकिन अब विश्व स्तरीय सुविधाओं के विकास के साथ साथ भारत विदेशों से बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपने यहाँ आकर्षित कर सकेगा। और इसके साथ ही सामयिक वार्ता का ये अंक समाप्त हुआ।
ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का यूट्यूब कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।